सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम टेस्ट नंबर 4 की चर्चा करेंगे, जो जेट के, CUT के और 12th या 11th के स्टूडेंटों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। तो आज के टेस्ट को शुरू करते हैं। आज के टेस्ट के अंदर देखिएगा, आज के इस टेस्ट के अंदर देखिए कि अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कोलवे विद्युत अपघटन। कोलवे विद्युत अपघटन में मुख्य उत्पाद क्या है। कोलवे विद्युत अपघटन में मुख्यतः किसका अपघटन होता है, मुख्यतः किसका अपघटन होता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है अपना। थोड़ा सा इसका स्लाइड का साइज में बड़ा कर देता हूँ, आपको ये दिख जाएगा ढंग से, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन है कोलवे विद्युत अपघटन में मुख्यतः किसका अपघटन किया जाता है। तो किसका अपघटन किया जाता है ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे कौन से पदार्थ का अपघटन करना है या कौन से पदार्थ का अपघटन किया जाता है ये अपने को देखना है। तो यहाँ कौन से पदार्थ का अपघटन होता है देखिएगा। तो देखो यहाँ पर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण का। कोलवे विद्युत अपघटन जो अभिक्रिया है, उस कोलवे विद्युत अपघटन के अंदर, कोलवे विद्युत अपघटन के अंदर देखो, कोलवे विद्युत अपघटन के अंदर अगर अपने इसे अभिक्रिया का समीकरण देखें तो ये समीकरण ऐसे होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सोडियम लवण है और इसका जलीय विलयन है और इसका क्या किया जाएगा, विद्युत अपघटन किया जाएगा, विद्युत अपघटन किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या उत्पाद बनेंगे वो देखो, CH3 बन जाएंगे और साथ में यहाँ पर बन जाएगा 2CO2 बन जाएगा। साथ में यहाँ पर बनेगा 2NaOH और साथ में बन जाएगा H2। ये उत्पाद यहाँ पर बन रहे हैं। तो कोलवे विद्युत अपघटन के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का विद्युत अपघटन किया जाता है। तो ये यहाँ पर सही आंसर अपना हो जाएगा कोलवे, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का विद्युत अपघटन होता है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट ये है कोलवे अभिक्रिया का, कोलवे अभिक्रिया में एनोड पर क्या बनता है। तो देखो कोलवे अभिक्रिया भी अपने लिखी थी, देखिए ये पिछले पेज पे हमने कोलवे अभिक्रिया लिखी हुई है। तो इसमें ये देखो, ये दोनों उत्पाद जो हैं यहाँ पर, ये दोनों उत्पाद हैं, ये दोनों उत्पाद बनते हैं एनोड पर, ये दोनों उत्पाद यहाँ एनोड पर बनते हैं, ठीक है। और ये दोनों उत्पाद बनते हैं कैथोड पर। तो अब अपने को जो पूछा जाए वो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो एनोड पर कौन कौन से उत्पाद बन रहे हैं, उच्च एल्केन बनती है, ये उच्च एल्केन है, ये बनता है, और साथ में क्या बनता है, CO2 बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें ये आ रहा है कि कोलवे अपघटन पे एनोड पे क्या बनता है। तो एनोड पे बनने वाला यौगिक है वो क्या होगा, एल्केन होगा। ये वाला जो एल्केन है वो एनोड पे बनने वाला उत्पाद है। तो ये एनोड पर एल्केन का निर्माण होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कोलवे विद्युत अपघटन, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देते हैं। तो देखो इसमें कोलवे विद्युत अपघटन जो है, कोलवे विद्युत अपघटन है, इस कोलवे विद्युत अपघटन के अंदर CO2 कहाँ बनती है। तो कोलवे विद्युत अपघटन में देखो CO2 कहाँ बताना है अपने को, कोलवे विद्युत अपघटन पर CO2 कहाँ बनती है। तो CO2 अभी अपने देखा था समीकरण को एक बार वापस देख सकते हो। इस समीकरण में आप देखो CO2 कहाँ बन रही है, एनोड पर बन रहा है, और H2 कहाँ बन रही है, ये कैथोड पे बन रही है। तो अपना जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आप देखोगे कि CO2 कहाँ बनती है। तो कोलवे विद्युत अपघटन के अंदर CO2 गैस है वो कहाँ बन रही होती है, CO2 गैस है वो बन रही होती है अपनी एनोड पर। तो ये यहाँ पर आ जाएगा एनोड पर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एल्केन की मुख्य अभिक्रिया कौन सी है। तो एल्केन की जो मुख्य अभिक्रिया है वो कौन सी है वो देखना है। तो देखते हैं,
अपने को बताना है एल्केन की मुख्य अभिक्रिया। तो देखो एल्केन की जो मुख्य अभिक्रिया है वो कौन सी होती है, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे एल्केन की मुख्य अभिक्रिया कौन सी है। तो देखें एल्केन के अंदर मुख्य रूप से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, मुख्य रूप से एल्केन के अंदर प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो अपने देखते हैं, ये रहा। चैन आइसोमर में क्या अंतर होता है? देखो चैन आइसोमेरिज्म है, उसके अंदर चैन का अंतर होता है। चैन आइसोमेरिज्म में किसका अंतर होता है? चैन का अंतर होता है। कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला है उसके अंदर यहाँ पर चैन जाता है। तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर जाएगा वो ये जाएगा, कार्बन चैन अरेंजमेंट के अंदर ही यहाँ पर क्या होता है? अंतर होता है। तो ये बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म यानी मध्यवेवता, हिंदी में इसको कहते हैं मध्यवेवता। तो मध्यवेवता के बारे में अपने को पूछा हुआ है। तो देखो थोड़ा सा इसका साइज है वो अपनी इंक्रीज करते हैं। तो देखो ये साइज में थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, देखो इस तरह से। अब ये अपने सभी को दिख रहा है। तो ये देखो मेटामेरिज्म किस में पाया जाता है? मेटामेरिज्म को हिंदी में कहते हैं मध्यवेवता। मध्यवेवता, मध्यवेवता। तो मध्यवेवता है वो कहाँ पाया जाएगा? मध्यवेवता उन यौगिकों में पाया जाता है जहाँ पर द्विक्रियात्मक समूह या बहुक्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। जैसे ईथर के अंदर देखो, तो ईथर में ये ROR होता है, तो ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन श्रृंखलाएं आ रही हैं। तो यहाँ पर ईथर के अंदर मध्यवेवता या मेटामेरिज्म प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट देखो एल्केन के पूर्ण दहन से क्या कहा है? एल्केन की पूर्ण दहन अभिक्रिया के उत्पाद बनते हैं। क्या उत्पाद बनते हैं? तो अगर हम एल्केन में देखेंगे पूर्ण दहन अभिक्रिया अगर एल्केन में हो रही है तो पूर्ण दहन अभिक्रिया से एल्केन में क्या बनने की संभावना होती है वो देखिएगा। तो अगर पूर्ण दहन अभिक्रिया होती है एल्केन में तो यहाँ पर CO2 और जल बनता है। यानी एल्केन की अगर दहन अभिक्रिया को देखेंगे हम तो एल्केन की दहन अभिक्रिया में CO2 और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखो अपूर्ण दहन। अगर मान लो कोई भी कार्बनिक यौगिक है, जैसे मान लो एल्केन है, और इसका अगर अब हम अपूर्ण दहन करवाएंगे, अपूर्ण दहन हो तो इससे क्या क्या बनेगा? तो अपूर्ण दहन से CO कार्बन मोनो व कार्बन ब्लैक, कार्बन कालिख बनती है, कार्बन ब्लैक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें एल्केन है वो पानी में क्यों नहीं घुलता है? तो देखो एल्केन है वो पानी में क्यों नहीं घुलेगा, इसका रीजन क्या है ये बताना है। देखो पानी में घुलने का कारण होता है समान प्रकृति वाला, समान प्रकृति में घुल जाता है। पानी ध्रुवीय नेचर का है, एल्केन अध्रुवीय प्रकृति का है। तो अध्रुवीय एल्केन है वो ध्रुवीय विलायक में जल में नहीं घुलता। तो ये जो एल्केन है वो पानी में नहीं घुलते क्योंकि ये अध्रुवीय नॉन पोलर नेचर के होते हैं, नॉन पोलर प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है एल्केन का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है? तो जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्केन का वो निर्भर करता है कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर। जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पर निर्भर करेगा? कार्बन श्रृंखला की लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट यहाँ निम्न में से कौन सा एल्केन सामान्य ताप पर गैस है? तो देखो सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में कौन सा एल्केन होगा ये पूछा है अपने को। तो देखो सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था का अर्थ है कि जिसमें अणुभार कम है वो होगा। तो देखो 3 या 4 कार्बन तक है, 4 कार्बन तक गैसीय अवस्था में होते हैं एल्केन। तो ये हो जाएगा देखो C3H8। इनके ऑप्शन जो है इनमें से ये यहाँ हो जाएगा जो गैसीय अवस्था में पाया जाएगा।
नेक्स्ट देखो, नियंत्रित ऑक्सीकरण से क्या बनता है। एल्केन का अगर नियंत्रित ऑक्सीकरण कराएंगे अपने तो इससे क्या बनने वाला है। एल्केन का नियंत्रित ऑक्सीकरण अगर अपने कराएं तो उससे कौन सा उत्पाद बनेगा, ये अपने को बताना है। तो एल्केन के नियंत्रित ऑक्सीकरण से अल्कोहल बनने की संभावना होती है, अल्कोहल यहाँ से बन सकता है। फिर उसके बाद देखो, वुर्ट्ज अभिक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखो, वुर्ट्ज अभिक्रिया में किसका उपयोग होता है देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ साइज इसका बड़ा कर देते हैं। तो अब देखो, इसमें वुर्ट्ज अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है या किसका उपयोग किया जाता है। तो देखें, यहाँ अगर मान लो ये वुर्ट्ज अभिक्रिया है तो वुर्ट्ज अभिक्रिया में किसका उपयोग होता है। वुर्ट्ज अभिक्रिया ये होती है, देखो एल्किल हैलाइड है, कोई भी एक एल्किल हैलाइड है, मान लो ये, इसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई गई और यहाँ भी एक एल्किल हैलाइड का अणु लिया गया और यहाँ शुष्क ईथर लिया गया है, शुष्क ईथर लिया गया है और यहाँ से ये इतना अलग हो जाएगा और ये R व R' है वो मिल जाएंगे। तो ये R व R' मिल जाएगा, 2NaX है वो अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, शुष्क ईथर आ रहा है और ये सोडियम आ रहा है, सोडियम के साथ अभिक्रिया है शुष्क ईथर की। तो यहाँ पर देखो, ये सोडियम का उपयोग इसमें किया जा रहा है और बन क्या रहा है, उच्च एल्केन का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वुर्ट्ज अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, वुर्ट्ज अभिक्रिया है उसका मुख्य उत्पाद क्या है ये बताना है, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया में जैसे ये वुर्ट्ज अभिक्रिया या वुर्ट्ज अभिक्रिया अपने कहते हैं, तो ये वुर्ट्ज अभिक्रिया है, इसका मुख्य उत्पाद क्या है ये बताना है। तो जैसे अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, देखो मुख्य उत्पाद क्या बनता है, उच्च एल्केन बनता है। तो ये यहाँ पर मुख्य उत्पाद जो है वो क्या हो जाएगा, उच्च एल्केन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका IUPAC नाम बताना है। तो देखो इसमें इसका अगर हम IUPAC नाम लिखेंगे तो देखो CH3COOC2H5 ये है। तो ये क्या एस्टर हो गया, एस्टर का नाम लिखते हैं तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो इसका नाम लिखेंगे एथाइल या एथिल। तो एथिल और ये हो जाता है एथेनोएट। तो नाम क्या बन जाएगा, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, ये इसका IUPAC नाम बन जाता है। तो ये आप क्वेश्चन इसका सोल्व कर लेंगे और ऐसे इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथिल एथेनोएट, ठीक है। तो एथिल एथेनोएट इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो आज के इस टेस्ट में 15 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, उनको आप अच्छी तरह से सोल्व कर लें। इनमें आपको नए नए कॉन्सेप्ट पता लग रहे हैं। थैंक यू।